हम लोग अगर इसमें एक है इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट, वो आपके लिए चैलेंज है। आप कभी लिस्ट में जाइए अरविंद जी कि इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट क्या होता है। वी आर ए नेशनलिस्ट पार्टी, वी हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। इंपोर्ट सब्सिट्यूट हमको ढूंढना है, और जो इंपोर्ट हो रहा है वो हमारे देश में हम तैयार करें, हमारे टेक्नोलॉजी से तैयार करें। एक समय ऐसा था, एक स्ट्रेचलॉन करके कपड़ा आता था, वो स्मगल करके होके आता था। मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, तो वो स्ट्रेचलॉन की पैंट पहनना बड़ा अच्छा लगता था। वो कोई तो भी कस्टम वाले पकड़ते थे, फिर सोसाइटी में मिलता था, और सुबह लाइन लगती थी। वो जापानी रिस्ट वॉचेस रहते थे इलेक्ट्रॉनिक, क्या क्रेज़ थी। हम कॉलेज में जाते जाते वो लाइन में लगते थे, 9 बजे लाइन में लगते थे, तो 2 पैंट के कपड़ा और 2 घड़ी हमको मिलती थी, तीसरी नहीं, 2 ही लो, और लाइन में खरीदते थे। आपको शायद, आप में से, आपकी और मेरी उम्र में थोड़ा बहुत डिस्टेंस है तो आपको नहीं याद आया होगा, पर हमारे समय वो स्ट्रेचलॉन का कपड़ा था। अब काठमांडू जाते थे तो बड़ा, अरे वो तुम दार्जिलिंग जाओ, सुबह 2 माप लेता है टेलर, और स्मगल्ड होता है वहाँ, और स्ट्रेचलॉन का शर्ट और पैंट सिला के भी तुमको टेलर देता है। तो दार्जिलिंग में नेपाल से आता था, तो बड़ी क्रेज़ थी हमारे युवा इसमें। अब जब हमारे देश में स्ट्रेचलॉन पैदा हुआ, वॉचेस पैदा हुई, कोई आना बंद हो गया। हमारे देश में जो अभी मोबाइल फ़ोन है, मुझे पता नहीं है, पर मोबाइल फ़ोन जो है, आईफोन है, उसका इंपोर्ट बड़ा है। जो आईफोन बनाने वाली और मोबाइल फ़ोन बनाने वाली फैक्ट्रीज है, उन्होंने चाइना में अपनी इंडस्ट्री डाली है, हिंदुस्तान में क्यों नहीं डाली? आज मैं, देखो, आप कुछ भी कहिए, संजय गांधी के ऊपर आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं। जब मारुति आई तो देश भर में हमारे सब लोगों ने, हमने उस पर कहा कि ये बेकार है, क्यों लाई सब। अब मारुति गुड़गांव में है, इसलिए दिल्ली की रौनक है। जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज दिल्ली में और गुड़गांव में चल रही है, इसका कारण मारुति है। और मारुति देश में गाड़ियां देता है तो एक्सपोर्ट भी करता है, फॉरेन एक्सचेंज मिला कर देता है। अब हमारे डिफेंस में हमने एक ट्रक खरीदी की, बीच में उसका बड़ा विवाद हुआ था, तो मैं जबलपुर गया था। तो जबलपुर में डिफेंस की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो मैंने हमारे डिफेंस कमेटी के पार्लियामेंट मेंबर्स को बुलाकर कहा कि आप ये ट्रक खरीदने के बजाय, अगर ये ट्रक अगर जबलपुर के अपने, इसमें सब अच्छे, बहुत वेल इक्विप्ड का है जबलपुर की फैक्ट्री, अगर उसमें बनाते तो हमारे एंसिलरी इंडस्ट्री डेवलप होती, और जो चीज़ आप वहाँ से ला रहे हो वही चीज़ हिंदुस्तान में 100 रुपये की 60 रुपये में बनती, 40 रुपये आपके बचते, यहाँ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होता। तो हम जो इंपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हमारे देश में नहीं बना सकते। मैं तो कहता हूँ कि एफडीआई इन, जिसमें अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, 1,15,000 करोड़ का इंपोर्ट है हमारा डिफेंस में, वो इंपोर्ट करने के बजाय अगर हमारे देश में अगर इंडस्ट्री खड़ी हो जाए तो जॉइंट वेंचर में हम लोग उनको 75% या 80% तक भी देंगे, तो आखिर हमारे देश में तैयार होगा, एंसिलरी खड़ी होगी, तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है कि भविष्य में हमको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई सोचनी है, तो हमारे देश के मैन पावर को, रोजगार को निर्मित करने वाली अर्थव्यवस्था, ये हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, जिसको हमको उस दिशा में जाना है। रोजगार निर्मित होगी तो गरीबी दूर हो जाएगी। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज पॉसिबल जब रोजगार की निर्मित होगी। और रोजगार की निर्मित जो होगी, उसमें जो इनकम टैक्स और इंसेंटिव जो है, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेस ना करे। भाई 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने की, 2,000 लोगों को रोजगार दिया, और इस कंपनी ने 100 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्टमेंट की और 5,000 लोगों को रोजगार दिया। तो हम ऐसी नीति बनाएंगे कि जो कंपनी ज़्यादा रोजगार निर्माण करेगी उसको ज़्यादा सहूलतें मिलेगी, कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट के ऊपर नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल के आधार पर इंसेंटिव्स मिलेंगे, ताकि हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले। अब हमारी स्थितियाँ ऐसी हुई है, अब आप तो सब ओपिनियन मेकर्स है, इंटेलेक्चुअल्स है, मैं सिंपल बात बताता हूँ। संविधान में 3 लिस्ट है, कॉन्करेंट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक सेंट्रल लिस्ट है। केंद्र सरकार के जितने काम है उसका संबंध जो है वो, उसका संबंध सेंट्रल लिस्ट से है। आप सेंट्रल लिस्ट निकाल लीजिए। आपके सोशल मीडिया में एक बार ये चर्चा शुरू करा दीजिए। सेंट्रल लिस्ट, नेशनल हाईवे, सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, बैंड बाजा बजाया। अटल जी के सरकार में रोज 24 किलोमीटर रास्ता बनता था, इंफ्रास्ट्रक्चर। इन लोगों ने कमाल करके दिखाया, 1 किलोमीटर पे लाया। अचीवमेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, खत्म कर दिया सेक्टर को।
मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई अटल जी की सरकार के समय, और ये नेशनल हाईवे की भी योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का आदमी नहीं हूँ, पर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ काम कर चुका हूँ, इसलिए मेरी रुचि है। बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर्स, ये सब बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो मेरी रुचि है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बढ़े, इससे इकोनॉमी सुधरेगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होगा। तो इन्होंने कमाल किया, 24 किलोमीटर का 1 किलोमीटर पे लाया। फिर दूसरा एविएशन सेक्टर, हवाई वाहतूक। मैं राष्ट्रपति जी को मिलने के लिए गया था, बहुत अच्छे सच भले व्यक्ति है, तो मैं उनके साथ 1.5-2 घंटा बैठा था, ऐसे ही गपशप कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, देखो नितिन, मुझे याद है तुम जब जब भी मुझे फाइनेंस मिनिस्टर के मिले तब तब तुमने मुझे सही सलाह दिया। तो वो याद कर रहे थे कि जब किंगफिशर बंद पड़ रहा था तो मैंने उनको कहा, दादा एक काम करो, इसको बचाओ। तो बोले, नितिन तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है इसको बचाने में? मतलब मेरा इंटरेस्ट ये है कि ये अगर मर जाएगा तो बीजेपी का 25 लाख रुपए साल का नुकसान होगा। बोले, क्या बात है, 25 लाख तुम्हारा कैसे नुकसान होगा? तुम्हारे क्या शेयर होल्डिंग है? बोले, नहीं, मैं ऐसा सपना देखता हूँ कि ये एयरपोर्ट के बाजू में 50 एयरलाइंस के लड़के लड़कियाँ खड़े हो और ये देखे कि ये मुंबई 5,000, दूसरा बोले 4,500, तीसरा बोले 3,000, चौथा बोले 2,000, ऐसी कंपटीशन हो। तो ये जिस दिन अपने प्लेन कैंसिल करता उस दिन बाकी दोनों अपने किराया 2-2 हज़ार से बढ़ा देते। तो ये रहेगा तो हमारा किराया कम होगा, तो हमारी बचत होगी, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता घूमते, तो 25 लाख रुपए का इफेक्ट तो हमको ही मिलेगा। इसलिए ये बंद नहीं होना चाहिए। अब वो सही है, अब मुंबई दिल्ली टिकट किंगफिशर कैंसिल हो गया, रेट बढ़ गए। अब ये एयरलाइंस वाला, इंडिगो वाला चाहता है कि ये जेट वाला के भी बैंड बाजा बज जाए ताकि मैं अकेला रहूं। एक दूसरे को कब जाते हैं ऐसे राह देख रहे, क्योंकि मोनोपोली हो जाएगी तो रेट बढ़ा देंगे। ये स्वाभाविक है, मोर कंपटीशन मोर बेनिफिट टू द कंज्यूमर। मैं जब स्टूडेंट था तो नागपुर से मुंबई फ़ोन करता था तो 66 रुपीज़ ट्रंक कॉल को लगते थे। 180 पर फ़ोन करते थे, ट्रंक कॉल, मुंबई नंबर, नागपुर नंबर बुक करना है। फिर 3 घंटे बैठ रहे, अरे आया क्या, कोई अरे आया क्या फ़ोन, ट्रंक कॉल आया क्या नहीं। फिर 4 घंटे के बाद हाँ मुंबई बात करिए, 66 रुपये लगते थे। अब 35 पैसे में बात होती। 66 रुपये जो बात करते थे वो 35 पैसे में क्यों आई? इट इज़ बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। अब इसलिए हम लोग जो है, हम देश को इस प्रकार से बनाना चाहते कि हमारे देश में कंज्यूमर का फ़ायदा हो, गरीब का फ़ायदा हो। और इसलिए आज के स्थिति में कांग्रेस ने उल्टा किया है। जैसे मैंने सेंट्रल लिस्ट में कहा, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर 2G स्पेक्ट्रम आया, 1,76,000 करोड़ का घोटाला किया, टेलीकम्युनिकेशन को लंबा किया, हाईवे को लंबा किया। माइनिंग सेक्टर, पूरा हमारा आयरन ओर और स्टील इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट था, पूरा लंबा कर दिया, पूरे इंडस्ट्री को लंबा किया, दिवाला पिटा वो लंबा किया। कोल सेक्टर वो लंबा किया। पावर सेक्टर, थर्मल पावर प्लांट लंबे कर दिए, न्यूक्लियर प्लांट कोई आया नहीं, विंड पावर और हाइड्रो पावर इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं, सत्यानाश कर दिया। गैस बेस्ड पावर प्लांट बन के पड़े हैं, 1,25,000 करोड़ के पावर प्रोजेक्ट बन के पड़े, उनको गैस नहीं है, और गैस मिला तो 12 रुपये यूनिट इलेक्ट्रिसिटी मिलती तो चला नहीं सकते, बैंक में एनपी हो गया। पावर सेक्टर का सत्यानाश किया। आप में से कोई अपना दिमाग लगाओ और मुझे समझाओ कि एक ऐसा कौन सा सेक्टर है कि जिस सेक्टर में इस यूपी और कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया, बताओ आप। हाँ, एक बार ये मान्य करता हूँ मैं आपकी बात को 100% स्वीकार करता हूं कि भ्रष्टाचार के क्षेत्र में इन्होंने अभूतपूर्व ऐतिहासिक काम किया है, सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप कितने भी विद्वान हो, 1,76,000 करोड़ लिखो और कागज पर कितने शून्य लगते हैं? 1,76,000 करोड़ 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट 1,86,000 करोड़, कॉमनवेल्थ गेम 76,000 करोड़, क्या शून्य बढ़ रहे हैं? ना जात पर ना बात पर, सोनिया मनमोहन सिंह की बात पर, खाओ खींचो राम नाम, वो भजन था, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। तो ये एक भजन गा रहे कांग्रेसी कि सोनिया मनमोहन सिंह के नाम की लूट मची है, जितना लूट सकता उतना लूट, ना जात पर ना बात पर, सोनिया की बात पर लूट। चल जा, पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस है वहां लूट मची है, लूट। और फिर से आपके सामने आएंगे तो फूड फॉर पुअर,
बोलने का चेहरा एक है और करने का चेहरा दूसरा है। और इसलिए आज की स्थिति में राजनीति जो है वो नीति के बिना राजनीति नहीं होगी। विज्ञान, तंत्र विज्ञान, प्रगति और विकास को भी हमको आगे लेकर जाना है। वी नीड कि हम इस देश के भविष्य को और देश के तकदीर को बदलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना केवल किसी XYZ को मुख्यमंत्री, MLA, MP और प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं हुई है। हम राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 की ताकत बनाना, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। और इसलिए पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण, जिसका हम जिक्र बार बार करते रहे। और एक बात जरूर है कि सक्सेसफुल लीडरशिप, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इथिक्स, मॉरलिटी एंड वैल्यूज। फैमिली सिस्टम इथिक्स और वैल्यूज के आधार पर होगी। एजुकेशन सिस्टम इथिक्स, वैल्यूज और मॉरलिटी के आधार पर होगी। तो विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करके हम दुनिया की नंबर 1 की ताकत भी बनेंगे और दुनिया को दिशा देने की शक्ति भी बनाएंगे, महाशक्ति बनेंगे। अब दोनों के बीच में कैसा इंटीग्रेशन करना आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ओल्ड इज गोल्ड, हमने कभी नहीं कहा, पर जो गोल्ड है उसको स्वीकार करेंगे और जो भविष्य में अच्छा है उसको स्वीकार करके और दोनों का मिलाप करके भविष्य के हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। ये राष्ट्रवाद का विचार ही हमारा आत्मा है, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास। और यह करने के लिए हमने तय किया है कि गुड गवर्नेंस, बट हमने केवल गुड गवर्नेंस नहीं कहा, गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस, जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। मैं कहता हूं विनीत को भी और गुप्ता जी को भी कि इस देश में ई गवर्नेंस अगर आएगा, देखो मैं विश्वास के साथ बता सकता हूं आपका सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। नगर पालिका, महानगर पालिका, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, महानगर पालिका, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उसके सभी कारपोरेशन, सभी सिस्टम में अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फुल इम्प्लीमेंट होगी तो भ्रष्टाचार 80% कम हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी से, परफॉर्मेंस ऑडिट से, टाइम बाउंड अप्रोच से, IT का उपयोग करने से देश की 80% समस्याओं को हम सुलझा सकते हैं। जुडिशरी से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक सभी सेक्टर में अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाएगा तो हम समाज के जीवन को और राष्ट्र के जीवन को सुसह्य बना सकते हैं। और इसलिए राष्ट्रवाद, गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। एक बात जरूर है कि रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, विजनलेस लीडरशिप, इनडिसिसिव लीडरशिप एंड इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप, ये मनमोहन सिंह जी की और कांग्रेस UPA सरकार की विशेषता है। एक ने मुझे SMS किया था, मजाक में किया था। उसने कहा था कि लोग भ्रष्टाचार और महंगाई का विरोध करने के लिए प्रधानमंत्री के पुतले फूंक रहे हैं, पर हमने ऐसे पुतले को प्रधानमंत्री बनाया जो देश को फूंक रहा है। अब क्या हालत है, लोग क्या क्या लिखते हैं और क्या क्या भेजते हैं। एक से एक कहानियाँ SMS पे चल रही है। अब आपको इसमें माहिर है, आप रोज़ उसको देखते हो। ये क्या स्थिति बनी है। और इसलिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को कहना चाहिए, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है अंत्योदय, सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है और जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, ऐसे दरिद्र नारायण को हम भगवान माने।